स्टूडेंट, सो चलिए डिस्कस करते हैं OE2 के क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के। चलिए तो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज और आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हुए उनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एक्सेप्ट नोबल गैस। सो यहाँ पर कौन से एलिमेंट मेरे पास गिवन है? जैसे फर्स्ट मेरे पास है क्रिप्टॉन, सो ये तो मेरे पास हो गया नोबल गैस, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट सीजियम, ये एस ब्लॉक का है, तो मेरा एक आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट जिंक जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन देखिए, ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। सो मेरा यहां से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following pair of element show diagonal relationship। सो डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट शो करेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर हम एलिमेंट लिख लेते हैं। सो एलिमेंट मेरे पास है सेकंड पीरियड के है लिथियम, देन है बोरोन, सॉरी बेरिलियम, देन बोरोन। चलिए उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे सोडियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा सिलिकॉन, और ये मेरे पास हो गया कार्बन। अब हमें देखना है डायगोनल रिलेशनशिप। सो डायगोनली देखिए यहाँ पर, अब देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहे हैं। सो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, देन आपके पास एक डी ऑप्शन है और बेरिलियम और ओके। सो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए सो यहाँ पर हमें एक फॉर्म गिवन है, ठीक है, एक एक्स एलिमेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू आर एस है, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे स्टार्ट करते हैं बोरोन के साथ, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे कार्बन फैमिली के मेंबर, और नेक्स्ट मेरे पास है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और देन लास्ट में नोबल फैमिली, नोबल गैसेस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। चलिए सो अब देखिए फर्स्ट मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? जर्मेनियम। सो जर्मेनियम के आप देखो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, क्या ये सेम एलिमेंट है मेरे पास? जर्मेनियम के ऊपर पी वैल्यू है मेरे पास सिलिकॉन, सो करेक्ट है। क्यू के लिए मेरे पास क्या है? आर्सेनिक, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। आर मेरे पास क्या है? एसएन, ठीक है, टिन, सो ये भी मेरे पास करेक्ट है। देन है गैलियम, आज एस्पेर, तो ये मेरा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास वो है टी, सो ये हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पे आप वैल्यू चेक कर सकते हो, सेम जो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है वो सेम वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग मैच कर रही है इसके साथ। तो यहाँ से आपका आंसर जो है ना वो हो जाएगा ए, बी, सी और डी, ठीक है। आप यहाँ पर एलिमेंट लिखोगे और यहाँ से मैच करके चेक कर लो, आपका आंसर ए बी सी डी बन रहा है। सो लास्ट में हम इंडियम के लिए देख लेते हैं। सो इंडियम आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि पी कौन सा होगा? पी मेरे पास होगा गैलियम, करेक्ट है। देन उसके नेक्स्ट मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? टिन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? टेलुरियम आ जाएगी, करेक्ट है। और यहाँ पर मेरे पास कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा? कौन सा? कैडमियम, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट पे ध्यान में रखना है। सो चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी ऑप्शन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द फर्स्ट एटम इज लार्जर देन द सेकेंड। सो यहाँ पर हमें रेडियस के लिए बताना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है? ब्रोमीन, और ये रहा क्लोरीन। अब डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ऑर्डर क्या पूछा गया है? फर्स्ट एटम इज लार्जर देन सेकेंड। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है? ब्रोमीन है, और ये इसका साइज क्लोरीन से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है सोडियम और मैग्नीशियम। अब अलोंग द पीरियड जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। सो इट मींस यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट एटम है इसका साइज जो है, ठीक है, ये कैसा होगा, सेकंड एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या हमें यही पूछा है, यही पूछा है फर्स्ट एटम लार्जर होना चाहिए सेकंड से, तो यहाँ पर आपका एक आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब सी ऑप्शन मेरे पास क्या है, सो सबसे पहले तो ये याद करो कौन सी फैमिली के मेंबर है, सेकंड ग्रुप के, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली के ये मेंबर है। सो यहाँ पर कैल्शियम और स्ट्रोंशियम डाउन द ग्रुप जाने पर स्ट्रोंशियम का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो इट मींस यहाँ पर भी ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट एटम इज लार्जर देन द सेकंड। सी ऑप्शन भी आपकी करेक्ट है। अब डी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सो नाइट्रोजन पहले आएगा, देन आपके पास फॉस्फोरस आएगा। अब डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, शेल नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो साइज भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। सो यहाँ से इट मींस अब जो मेरे पास फर्स्ट एटम है इसका जो साइज है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है, कम है। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा बी, सी, ओके, ए, बी और सी ऑप्शन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following order of atomic and ionic radius is correct? ठीक है, सो यहाँ पर मुझे एटॉमिक रेडियस के लिए बताना है और आयनिक रेडियस के लिए ऑर्डर बताना है। तो इन जनरल क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा, तो साइज क्या कर जाएगा, साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। और अलोंग द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव क्या करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो साइज जो है वो क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। सो ये फैक्टर हमें ध्यान में रखने हैं। अब देखो ऑप्शन सी, यहाँ पर क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पर अलोंग द पीरियड जाने पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, तो रेडियस भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्डर ये आना चाहिए। सो इट मीन सी ऑप्शन आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन डी देखो, सो डी ऑप्शन में क्या है मेरे पास, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम है 13। तो ये जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेडियस का ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा कि एल्यूमिनियम प्लस जो मेरे पास है उसका रेडियस ज्यादा होगा। इट मींस डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप ऑप्शन बी चेक करो, बी मेरे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सो ये मेरे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है 3D सीरीज। अब यहाँ पर जो साइज का ऑर्डर रहता है रेडियस का, सो यहाँ पर क्या होता है, स्कैंडियम से लेके आयरन तक क्या होता है, साइज जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और आयरन से निकल तक जो आपके पास साइज रहता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, ठीक है। और वापस कॉपर से जिंक तक क्या हो जाता है, रेडियस जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो इट मींस जो आपके पास बी है ये भी क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। चलिए ठीक है, अब ऑप्शन ए देखो। सो ए में मेरे पास है बोरोन फैमिली, ठीक है। बोरोन फैमिली में हमें एक्सेप्शन मिलता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो जाती है। पुअर शील्डिंग की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, तो साइज जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट यहाँ पर अगर मैं इसमें आयनिक रेडियस देखूं तो आयनिक रेडियस जो है बोरोन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो इट मींस ये इसके आयनिक रेडियस का ऑर्डर है, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, बी और डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पर आयोनाइजेशन के बेस पर क्वेश्चन है और हमसे पूछा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो जब भी आपके पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो और वहां से चेक करो। सो यहाँ पर है मेरे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास 3s2 होगी, यहाँ पर 3s2 3p1 है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के अगर मैं बात करूं तो वो किसके लिए ज्यादा होगी, मैग्नीशियम के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो यहाँ पर 3s1 होगा,
यहाँ पर 3s2 होगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि अब यहाँ पर 3s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्रोमियम। क्रोमियम तो एक ही एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, इसी के बीच में मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्रोमियम प्लस 2, ठीक है। ये तो इसके फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद का ये रहेगा, और मतलब बनेंगे ऐसे मेरे पास आइन। अब देखो, अब इनमें से मुझे फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका साइज उतना कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज्यादा लग रहा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर होना चाहिए था इस तरह से, तो इट मीन्स बी ऑप्शन मेरे पास क्या है? इनकरेक्ट। सी में देखिए, सल्फर है और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन होती है P3 और यहाँ पर होती है P4। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, बट जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है मुझे सेकंड देखना है, तो यहाँ पर P3 P2 हो जाएगा और यहाँ पर P3 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ज्यादा स्टेबल अब सल्फर हो गया। तो अब ऑर्डर ये आना चाहिए, तो गिवन जो मेरे पास ऑर्डर है वो कैसा होगा? इनकरेक्ट होगा। अब डी में देखिए, सल्फर है और क्लोरीन है। सो सल्फर और क्लोरीन में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सल्फर के में होता है P4, यहाँ पर होते हैं P5। सो सल्फर की अगर फर्स्ट बात करूं तो क्लोरीन का साइज छोटा है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। कौन सी? फर्स्ट। अब सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर P3 हो गया, यहाँ पर P4 हो गया। अब P3 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो बनी है ये कैसे होती है? हाफ फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए, किसकी तरफ? सल्फर की तरफ। तो यही मेरे पास गिवन है, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा आपका आंसर ए और डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3 and 4 फॉर अ एलिमेंट P and Q आर गिवन। सो मेरे पास यहाँ पर अब क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी का सम गिवन है, और मुझे बताना है कि कौन सा मेरे पास जो आयन है वो क्या है? स्टेबल है। सो अब यहाँ पर स्टेबल पूछा है कि कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज है उसका सम देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 का सम कितना है? 2.45, ठीक है। और अगर मैं देखूं Q के केस में तो यहाँ पर दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी का सम कितना आ रहा है? 2.85। सो इट मीन्स मुझे यहाँ पर बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, P+2 या फिर Q+2, ठीक है। सो यहाँ पर चेक कर लो किसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का जो सम है वो कम है, तो जिसके लिए कम होगा वो मेरे पास क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो किसके लिए कम है? P के लिए कम है, इट मीन्स P+2 जो होगा मेरे पास मोर स्टेबल देन Q+2, ठीक है। अब सेम हमें P+4 और Q+4 के केस में चेक करना है। सो यहाँ पर देखो इस केस में कितना आ रहा है? 6.11 और यहाँ पर कितना आ रहा है? 8.2, ठीक है। अगर मैं सम करूंगी तो कौन से केस में मुझे ज्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी? कौन से केस में मिलेगी? P+4 के केस में यहाँ पर मुझे सम जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। इट मीन्स ये मेरे पास अब P+4 जो होगा वो क्या होगा? वो लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू Q+4। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी बेस्ड है। सो प्रोसेस गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस के लिए जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो प्रोसेस है कि ए से मैंने क्या किया? ए से मैं गई, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पर बन गया A+। एक इलेक्ट्रॉन निकाला मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सो आयोनाइजेशन एनर्जी मैं इसको 1 लिख सकती हूँ। अब इसके लिए जो वैल्यू गिवन है मेरे पास डेल्टा H की वो कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। अब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया ए में से, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? A+2 हो जाएगा। अब A+2 में, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि जब मैंने सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दी होगी वो कितनी होगी। फर्स्ट का मुझे पता है, और दूसरा प्रोसेस जो गिवन है यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का सम पता है मुझे कितना है? 250। सो यहाँ पर मुझे 1 के लिए वैल्यू पता है कितनी है? 100, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 पता चल जाएगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मेरे पास कितना हो जाएगा?
150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, ए एटम के लिए, ठीक है। ए से अगर मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 मेरे पास होगी 100। अगर मैंने ए से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी 2 कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये मेरे पास कितना होगा, ठीक है। अब मुझे इसके लिए फाइंड आउट करना है। चलिए अब देखो ये मेरे पास था आयनाइजेशन एनर्जी 1 और ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 था, किसके लिए, ए एटम के लिए। सो अब ए प्लस के लिए ये जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए होगी 1 ए प्लस के लिए। इट मीन्स यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 2 ए एटम की और आयनाइजेशन एनर्जी 1 ए प्लस एटम की मेरे आयंस की क्या होगी, सेम होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास वैल्यू 1 के लिए भी कितनी आ जाएगी, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये चीज आपको क्लियर है? चलिए तो यहाँ से आप स्टेटमेंट देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ए इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये चीज करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट होगी। अब बी में क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ए प्लस इज 150। सो इसके लिए मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कितनी होगी, 150 ही होगी। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सी में देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ, ये भी हमने यहाँ से निकाल ली कि ए एटम के लिए मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू कितनी होगी, 150 होगी। तो यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए बी और सी। अब देखो डी में क्या दिक्कत है, डी में बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 किसके लिए, ए एटम के लिए कितनी है, 250। बट यहाँ पर ये सिर्फ 2 की वैल्यू नहीं दी हुई हमें, ये हमें ओवरऑल प्रोसेस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 की वैल्यू गिवन है 250। तो इसलिए ये आपके पास क्या होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। So next question, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एलिमेंट और आयन शोन करेक्टली। सो यहाँ पर मुझे करेक्ट ऑर्डर बताना है कि क्या होगा किसका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को आपको ध्यान से करना है क्योंकि इसके ऑर्डर में हमारे पास जो है वो रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आप लोग क्या पढ़ते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जब आपने एटम में ऐड किया उस टाइम पर कितना एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। सो वहां से हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए जब आप सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करते हो, थर्ड पीरियड, तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट आप, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर फॉस्फोरस और सल्फर। तो इस केस में डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी, बट चेंज मेरा आएगा सेकेंड और थर्ड पीरियड में। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोरस और सल्फर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखिए आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अनाइन है और एक आपके पास सल्फर है। तो सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है। तो इट मीन्स ए स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट होगी। अब बी में सेम वही चीज है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन पर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस के केस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रहती है वो ज्यादा होती है। तो ये आपको केस ध्यान में रखना है सेकंड और थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इसमें क्या गिवन है, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो हमारे पास रहते हैं वो आपको बताना है। एंडो में क्या होता है, अगर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो मेरे पास होता है एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर मुझे बताना है एंडोथर्मिक, मींस एनर्जी कौन से प्रोसेस में अब्सॉर्ब होगी। अब देखो मेरे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेक्शन में सल्फर माइनस है और उसमें मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तब जाकर ये क्या हुआ, सल्फर 2 माइनस, ठीक है। अब देखो सल्फर में मैंने जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तब वो सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन आया, S माइनस बना, उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो वो मेरे पास कैसा था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब S माइनस में मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रही हूँ तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले हमने बढ़ा रखी है। दूसरा अब जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, जो पहले के इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इट मींस अब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस मेरे पास होगा वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सेकंड देखिए नियॉन। अब नियॉन जो है मेरे पास,
इसमें अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो नियॉन मेरे पास ऑलरेडी स्टेबल है, नोबल गैस है ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी फिल है, ठीक है, 2p6 रहती है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दूंगी तो मीन्स मैं उसको स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ लेकर जा रही हूँ, ठीक है, तो वहां पर मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो स्टेबल सिस्टम है, वो और इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ पर भी आपका प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन के केस में देखिए आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब नाइट्रोजन जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है p3, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये और इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। तो यहाँ पर भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इट मीन्स ये भी मेरे पास कैसा प्रोसेस होगा, नाइट्रोजन माइनस का, जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो ये भी हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलिए अब उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम +2 है, उसमें मैंने अब +3 हुआ है, मींस अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तो ये भी मेरे पास कैसा प्रोसेस हो जाएगा, सो ये मेरे पास हो जाएगा एंडोथर्मिक। सो इट मीन्स यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी सभी आपके पास क्या हो जाएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉलोज द सीक्वेंसिंग, ठीक है, सो सीक्वेंस मुझे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपके पास क्या है, ठीक है, सो सपोज आपने किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उस टाइम पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए यहाँ पर पूछा है ऑक्सीजन फैमिली के लिए, ठीक है, अब ऑक्सीजन फैमिली पूछा है और किसके लिए, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम के लिए। सो देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, तो इन जनरल तो मेरे पास फ्रेंड क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगी, बट एक्सेप्शन यहाँ पर है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मेरे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। सो इनके अगर मैं करेक्ट ऑर्डर की बात करूं, इट मीन्स यहाँ पर ये तो क्लियर है कि सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है, सो मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, सल्फर का ज्यादा है ऑक्सीजन से। बट अब एक्सपेरिमेंटली डाटा के बेस पर हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो सेलेनियम से भी कम होगी। ओके, सो इसमें ये ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है जो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे पास बिल्कुल ही क्या है, इनकरेक्ट है। अब बी ऑप्शन में देखो सल्फर का ग्रेटर देन है सल्फर का ग्रेटर देन है ऑक्सीजन से, और सेलेनियम का भी ग्रेटर देन है ऑक्सीजन, तो ये भी मेरे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ऑक्सीजन और ये ओके, सो ये भी मेरे पास क्या है, सी ऑप्शन भी मेरे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। और डी में क्या है, सो ये तो हो गया इनकरेक्ट। सो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी और सी। सो जो आपके पास एक्सेप्शनल ऑर्डर है उनको तो बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, एक नोट बनाकर साइड में चिपका दो जहां पर भी आपने पीरियोडिक टेबल के नोट्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मुझे क्या बताना है, अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। सो ये तो क्या होगी, इनकरेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है, अलोंग द पीरियड जाने पर इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करेगी, डिक्रीज करती है। ओके, अलोंग द पीरियड जाने पर इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या आ गई, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सल्फर, तो ये मेरे पास बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली जो मेरे पास रहेगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो रहेगी वो क्या होगी, लेस देन होगी सल्फर से, तो ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। सी है इलेक्ट्रोगेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोगेन इंथैल्पी। डी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोगेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव। तो इनमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास डी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। अब सुनो इसका रीजन,
एक मेरे पास है फ्लोरीन और एक है मेरे पास क्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन का जो साइज है, ठीक है, फ्लोरीन का साइज होगा कम एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। सो क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर 2p कितना है, 2p 5 रहता है। सो मीन्स अब जो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा मेरे पास, वो उसके पास सिर्फ एक ही पोजीशन है p में, सिर्फ एक ही पोजीशन है p में जहां पर वो आएगा, और ये वाली पोजीशन, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है 3p5, ठीक है। आगे की जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी नियॉन 3s2 और 3p5 रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास p में भी पोजीशन है और 3d इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो रिपल्शन होगी वो फ्लोरीन के कंपेयर में कैसी होगी, कम होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी किसके लिए, क्लोरीन के लिए मेरे पास क्या होगी, मोस्ट नेगेटिव। क्या ये चीज आपको क्लियर है? तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट ई हैव आयोनाइजेशन एनर्जी x and electron affinity y and electronegativity on the Pauling scale is 1.2. Electronegativity of E on the Mulliken scale is, सो यहाँ पर मुझे मुलिकन स्केल पर बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। सो इसके लिए बेसिकली आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कि क्या होगी। अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो क्या है, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, एलिमेंट है ई, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी x प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी y डिवाइडेड बाय 2, ये सिंपली एक्सप्रेशन। तो एक तो मुझे यहां से मिल जाएगी इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड है मेरे पास, ओके, सो सेकंड है मेरे पास पॉलिंग स्केल गिवन है, ठीक है। अब देखो मुलिकन स्केल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मुझे मुलिकन स्केल पर देखनी है, तो मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी पॉलिंग स्केल पर कैसे कंपेयर करते हैं, वो 2.8 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। सो पॉलिंग पर कितनी है 1.8, सो मीन्स यहाँ पर 1.2 है, तो 1.2 इंटू 2.8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी आपके पास ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। तो बेसिकली इसमें आपको एक्सप्रेशन जो है वो ध्यान में होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है आयरन का रेडियस, तो ये मेरे पास क्या है, केटाइन है। सो केटाइन का जो साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से कैसा होता है, स्मॉल होता है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं तो साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए था ये, बट गिवन ऑर्डर क्या है, इनकरेक्ट है। अब बी ऑप्शन में देखिए क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। पूछा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर जहाँ पर एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा, इसका 8 होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2p3 2p4। अब देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है p3, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो ये हो जाएगा। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 2p2 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर 2p3। अब O3 ज़्यादा स्टेबल हो गया कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा ये। तो यही ऑर्डर गिवन है, तो बी भी मेरे पास क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। अब देखिए डी ऑप्शन में भी आयोनाइजेशन एनर्जी है, फैमिली कौन सी है, बोरोन, इंडियम और थैलियम। अब देखो डाउन द ग्रुप जाने पर इन जनरल क्या है, साइज इंक्रीज करता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट यहाँ पर क्या हो जाती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी थैलियम की जो करनी चाहिए थी डिक्रीज, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो ये ऑर्डर भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है। अब सी में देखिए कॉपर एंड जिंक। अब ये मेरे पास डी ब्लॉक की एटॉमिक रेडियस है। सो डी ब्लॉक में हमारे पास जो रेडियस का ऑर्डर है वो वेरी करता है। जैसे फर्स्ट
स्कैंडियम से हम बात करें मैंगनीज तक की, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट फैक्टर रहता है, ठीक है। और जैसे हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, आयरन से कोबाल्ट तक, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो रेडियस रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस फिर से क्या हो जाता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। सो इट मीन्स यहाँ पर जो मेरे पास ऑर्डर गिवन है ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर आपके पास गिवन है। चलिए, सो ये भी आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया बी, सी और डी। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाला। सो यहाँ पर मुझे एंडोथर्मिक बताना है। अब उससे पहले यहाँ पर अप्रोच कैसे करनी है। सो जैसे फर्स्ट मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन से कहाँ जा रहे हैं हम, माइनस से जब मैं नाइट्रोजन पर आऊंगी तब यहाँ पर ये प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट आपको कैसे करना है, सपोज आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ से आप गए नाइट्रोजन माइनस पर, ठीक है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया। तो उस टाइम जब आपने ऐड करवाया, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगी P3, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, फिर भी आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया। इट मीन्स इस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ा होगा, एनर्जी देनी होगी। सो ये मेरे पास होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। बट जो पूछ रहे हैं वो क्या है, इसका रिवर्स है कि N माइनस से अगर मैं इस नाइट्रोजन पर जाऊंगी तब क्या होगा। तो अगर इस तरफ जाने पर एनर्जी देनी पड़ रही है, तो अगर मैं यहाँ से वापस आऊंगी तब मेरे पास क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी। तो मीन्स ये मेरा प्रोसेस कैसा होगा, यहाँ पर होगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपको अप्रोच हमेशा जो मेरे पास एटम रहता है न्यूट्रल, वहां से स्टार्ट करनी है। नाइट्रोजन से स्टार्ट किया, उस तरफ गए, अगर इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ रही है तो आप दूसरी तरफ मूव करोगे, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यहाँ पर रिलीज करनी पड़ेगी। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम +2 से हम कहाँ गए, मैग्नीशियम +1 पर। सो वहां से स्टार्ट हम वहां से करेंगे मैग्नीशियम से। सो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तब एनर्जी देनी पड़ रही होगी, ठीक है। अब मैग्नीशियम से एक और निकाला, तब भी एनर्जी क्या देनी पड़ी होगी, अनिशन एनर्जी। सो अब देखो इस प्रोसेस में अगर मैं यहाँ पर मूव करूंगी तो डेल्टा एच कितना है, पॉजिटिव है, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। बट अगर मैं इसका जस्ट वापस आऊंगी तब कहाँ, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। एनर्जी प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। सो करने का मेथड यही है कि आप न्यूट्रल जो मेरे पास एटम है उससे स्टार्ट करो, और वहां से देखो क्या फॉलो हो रहा है, उससे वापिस अगर आप रिवर्स आ रहे हो तो एनर्जी आपके पास कैसी, अगर ऊपर एक्सोथर्मिक है तो नीचे एंडोथर्मिक हो जाएगी। अगर ऊपर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है और वहां से आप बैक प्रोसेस आ रहे हो तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब देखिए, नाइट्रोजन, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इनके केस में जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव, मींस ये होंगे एंडोथर्मिक। बट अगर आपने फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो वहां पर तो मेरे पास डेल्टा कैसा होगा, नेगेटिव, वहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इनकी क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी होती है और साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा मेरे पास जो एच की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, एंडोथर्मिक होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बट इनके केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो P से अगर मैं P माइनस में जा रही हूँ तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बट प्रोसेस में क्या है कि P माइनस से P जाना है, तो यहाँ पर कितना होगा, डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, अगर इस तरफ जा रही हूँ तो रिलीज हो रही है, अगर P माइनस से P तरफ जाऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा प्रोसेस आपके पास, एंडोथर्मिक। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्लोरीन के केस में, क्लोरीन की इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन हुआ है। अब देखो फर्स्ट अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो वहां पर वो एंडो और एक्सो दोनों में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे वो हमेशा आपके पास कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी थी, आप और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वहां पर एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी मेरे पास कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा C एंड D।
तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the electronegativity of P, Q, R, S elements are respectively this, then choose the hydroxide which are basic in nature. So हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा बेसिक होगा. So इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? So फर्स्ट है मेरे पास P OH. So इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के लिए 3.5, हाइड्रोजन के लिए 2.1 और P के लिए मेरे पास गिवन है 0.8. So हम यहाँ से देखेंगे डिफरेंस. सो यहाँ से मैंने डिफरेंस किया तो मेरे पास डिफरेंस आया 2.7 का और इन दोनों में डिफरेंस था 1.4 का. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा है, मींस ये क्या है, मोर पोलर. ये मेरे पास आ रहा है मोर पोलर बॉन्ड. सो ये यहाँ से ब्रेक होगा. सो मुझे क्या मिलेगा, P प्लस और OH माइनस मिलेगा. सो मींस ये मेरे पास क्या है, बेसिक. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने का यही मेथड है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, जहां पर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास मोर पोलर होगा, वहां से ब्रेक होगा. अब देखो Q OH, सो यहाँ पर कितना है, Q के लिए मेरे पास 1.2 और यहाँ पर है 3.5 और 2.1. सो डिफरेंस आ रहा है 2.4 का. यहाँ पर अगर आपने 1.2 और 3.5 से यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डिफरेंस, आ जाएगा 2.3 का डिफरेंस आ जाएगा. तो अब भी ये वाला बॉन्ड जो है ये मोर पोलर है इसके कंपेयर में, तो अब भी ये यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ से OH माइनस मिल जाएगा. तो ये भी कैसा है, A और B दोनों ऑप्शन आपके पास कैसे हैं, बेसिक इन नेचर है. अब C में देखो R के लिए हमारे पास कितना है, 1 है और यहाँ पर कितना है 3.5 और यहाँ पर 2.1. सो डिफरेंस चेक करो, 2.5 और यहाँ पर 1.4. अब भी ये वाला ज्यादा पोलर है तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा R से, तो आपको OH माइनस मिल जाएगा. तो ये भी आपके पास क्या होगा, बेसिक होगा. और अगर मैं बात करूँ SOH में, सो 3.5 और 2.1 और यहाँ पर कितना है 2.5. तो अब डिफरेंस आ रहा है 1 का और यहाँ पर आ रहा है 1.4 का. ओके, सो ज्यादा पोलर ये वाला बॉन्ड हो गया तो अब ये यहाँ से ब्रेक करेगा, मींस आपको H प्लस मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा A, B और C ऑप्शन. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर लें, रिएक्ट कर लें. सो यहाँ से जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C और D ऑप्शन. ठीक है, सो आपको क्लास नोट्स में भी करवाया गया होगा, एम्फोटेरिक के लिए अलग से लिस्ट बना लो और उसको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के जहां पर भी आपके नोट्स हैं वहां पर लगा लो. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा आपके पास C और D. सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा. सो एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन है तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है. तो इट मीन्स वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. और डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. और दूसरी चीज कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो आपके पास है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी ऑक्सीडेशन नंबर पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर. ओके, सो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो यहाँ पर है सल्फर, तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4. अब हम कैसे निकाल सकते हैं, SO2 है तो सल्फर के लिए मान लो X है, प्लस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2 का, तो इंटू 2 किया इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मेरे पास X की वैल्यू आ गई +4. अब सेम इसी मेथड से आप SO3 की भी ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो, तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी +6. अब इस फास्फोरस में मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के लिए -2, 6 इंटू 2 किया तो -12, उधर लेकर गए कितना हो गया, पॉजिटिव में चला गया तो 12/4 किया तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई. और इस फास्फोरस के लिए मेरे पास ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, +5. चलिए ठीक है, तो इट मीन्स ये ऑर्डर भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है. अब देखिए C ऑप्शन, यहां पर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए था ये, तो ये हो गया इनकरेक्ट. अब D ऑप्शन में देखिए, D में कैसे आप ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे, सेम ये वाले मेथड से करोगे. तो मैंगनीज का आ जाएगा +4 और इस मैंगनीज के लिए आ जाएगा +7. तो +7 बड़ा है ऑक्सीडेशन नंबर,
तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। तो इट मींस यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी ऑप्शन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है, ठीक है। सपोज अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2p5, ओके। सो अब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिया तो वो कैसा हो जाएगा, 2p6। सो अब उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, तो मीन्स वहां पर इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। बट दूसरा केस ऐसा है जब यहाँ पर क्या है, अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, मीन्स उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आपने वहां पर जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तो उस केस में इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी उस केस में कैसी होगी, नेगेटिव। सो मेरे पास जो इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, करेक्ट है। अब देखियो बी में क्या है, इन द पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सो मेटेलिक कैरेक्टर जो हमारे पास रहता है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। और अलोंग द पीरियड जाने पर साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो मेटेलिक कैरेक्टर जो हमारे पास रहेगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ओके। सो इट मींस बी स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट है मेरे पास द क्लोरीन एंड सल्फर आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सो क्लोरीन माइनस और S2 माइनस जो है मेरे पास, इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर भी 18 है, बट चेंज क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 16। सो अब देखो यहाँ पर मुझे देखना है साइज। सो इस केस में हम देखेंगे कि जिसमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, वहां पर उसका मींस जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो साइज भी उसका क्या होगा, कम होगा। तो साइज अब यहाँ पर किसका कम हो जाएगा, क्लोरीन का, तो सल्फर का साइज बड़ा आएगा। अब स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट वन इज नॉट स्मॉलर इन साइज देन सेकंड, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपके पास इनकरेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी ऑफ केटाइन। चलिए, सो अब देखो मेरे पास एक एटम है ए, ठीक है, उनमें उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब ये क्या बन गया, ए प्लस, तो ये होगा मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी 1, ओके। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी ऑफ केटाइन, ठीक है। अब मैंने सेम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस किया, तो आयनाइजेशन एनर्जी और जो मेरे पास इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी है उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ए से ए प्लस में गई तो एनर्जी वहां से कुछ देनी पड़ी वहां से निकालने के लिए, और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है ए में, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी ऑप्शन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हेलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन। अब आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है कि आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो अब देखो एक तो मेरे पास हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो साइज कम होता जाएगा, ठीक है, तो वहां से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन है। दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बी स्टेटमेंट में मेरे पास करेक्ट है, बी में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो जैसे मैं आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ जाऊंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे डाउन द ग्रुप जाने पर वो डिक्रीज करती है, तो अगर मैं ऊपर की तरफ आऊंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो एक तो हो गया बी। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमारा ये रहता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज वाला जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, कुछ ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला किस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में। सो इट मींस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मेरा आंसर नहीं होगा।
नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। अब देखो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइज कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ए और बी ऑप्शन। सो क्वेश्चन है द आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड इजीली व्हेन। अब मुझे अगर आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है तो इजीली कैसे फॉर्म होगा, अगर A प्लस जो है, ठीक है, ये इजीली फॉर्म हो, A प्लस इजीली फॉर्म मींस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए कैसी हो, लो हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो, तो एक तो मेरा आंसर हो गया B। अब B माइनस, सो इट मींस B जो मेरे पास है उसकी इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी कैसी हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर उस केस में ज्यादा है तब भी मेरे पास आयनिक कंपाउंड जो है वो इजीली बनेगा, ओके। और देन जब ये फॉर्म हो रहा है तब जो एनर्जी रिलीज होगी, कौन सी, लेटिस एनर्जी, वो क्या हो, हाई हो। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल मेरे पास कंपाउंड फॉर्म होगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी ऑप्शन, ठीक है। ए मुझे केटाइन बनाना है तो केटाइन इजीली फॉर्म हो जाए, मींस आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाए, और दूसरी तरफ एनाइन फॉर्म करना है तो वो कैसे होगा, अगर पी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ऐसे मेरे पास आयनिक जो कंपाउंड है वो इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी ऑप्शन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ और आर करेक्ट। सो फर्स्ट है कि आपने ए एटम से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। सो अब यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो इट मींस फर्स्ट तो मेरे पास क्या है, करेक्ट है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में एक हो सकती है, और मेरा गिवन है कि वो मे बी नेगेटिव हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट है कि ए माइनस से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब यहाँ पर बोले कि डेल्टा एच जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि ए अगर मेरे पास है उसमें अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ओके, सो यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ओके। सो ये नेगेटिव कब होगी, जब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर P5 है और यहाँ पर P6 हो रहा है, मींस यहाँ पर इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तब तो यहाँ पर होगी एनर्जी रिलीज। अब मान लीजिए कि यहाँ पर P3 था, ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया जबरदस्ती, तब वहां पर क्या होगा, डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देखो आपने ए में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आप दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, सो इट मींस यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। तो उस केस में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। सो यहाँ पर डेल्टा एच जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपके पास, ओके। सो इट मींस यहाँ पर आपके पास बी स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है, और सी भी आपके पास क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी। यहाँ पर लिखा है कि डेल्टा एच मस्ट बी पॉजिटिव जब आप सेकेंड एडिशन करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन का। अब नेक्स्ट है कि नियॉन के लिए मेरे पास डेल्टा एच जो है वो 0 होगा। नियॉन आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड करवाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी वहां पर, तो वो 0 नहीं होगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अननोन एलिमेंट इज गिवन बिलो। सो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन है एलिमेंट्स के लिए। सो हमें बताने के कौन से एलिमेंट है जो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखते हैं लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ एम के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 200, ओके, और देन उसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसका क्या हो रही है, जस्ट डबल हो रही है, और देन उसके बाद ये 900 समथिंग कुछ वैल्यू हो रही है। और अगर मैं बात करूँ एन और ओ के केस में, सो यहाँ पर देखो 100 की रेंज में वैल्यू आ रही है, और जब मैं यहाँ पर जंप करती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी 2 पर, तो यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ट्रिपल हो रही है, ठीक है, मतलब ट्रिपल से भी ज्यादा हो रही है, ठीक है, 7 टाइम्स हो रही है। 100 है तो उसका 7 टाइम्स मीन 700 हो गया,
और ऊपर जो मेरे पास था ये जस्ट इसका डबल हो रही थी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर m और n जो मेरे पास है इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, तो ये दोनों मेरा ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होंगे, तो ये सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंगेस्ट देम इज एक्सपेक्टेड टू बी अ नोबल गैस। तो नोबल गैस कौन सा होगा, ठीक है। नोबल गैस हमारे पास होती है जिनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है और उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर चेक कर लो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए आ रही है, पी के लिए आ रही है। सो इट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पी आपके पास होगा नोबल गैस एलिमेंट। सो क्वेश्चन है फर्स्ट इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन। सो अब मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी की वैल्यूज गिवन है और क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स में बी अ इनर्ट गैस। अब इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी जो मेरे पास रहेगी इनर्ट गैसेस के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वहां पर, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड करवाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मीन्स यहाँ पर आप चेक कर लो किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू किसके लिए आ रही है, 5th नंबर पर आ रही है, तो इट मीन्स 5th जो आपके पास एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, इनर्ट गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट है, which element is the most non-magnetic among all the element। अब नॉन मैग्नेटिक पूछा है ना, सो अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू होती है, ठीक है, EH कौन सा, इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी। अब ये अलोंग द पीरियड अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इन जनरल क्या है, अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इन जनरल ये ट्रेंड रहता है। और दूसरी चीज, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, सो अब यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछा गया है और मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स है। अब नॉन मेटेलिक मीन्स यहाँ पर जो मेरे पास मेटल होगा, ठीक है, नॉन मेटेलिक, उसके लिए डेल्टा इलेक्ट्रो गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। ओके, सो यहाँ पर आप चेक कर लो कि किसके लिए डेल्टा EG की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, तो वो आपके पास कैसा हो जाएगा, मोस्ट नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट। सो वो आपके पास किसके लिए, 3 के लिए आ रही है सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, -328 वैल्यू आ रही है आपके पास, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, सो मेटेलिक के लिए पूछा है कि नॉन मेटेलिक कौन सा होगा, ये हमने देख लिया कि मेरे पास मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल रहते हैं, और नॉन मेटल में पूछा है मोस्ट नॉन मेटेलिक पूछा है यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि डेल्टा EG की वैल्यू क्या हो, ज्यादा नेगेटिव, तो वो किस केस में होगी, मेरे पास 3 के केस में आ रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से मुझे चेक करना है कि कौन सा मेरे पास एसिडिक है और कौन सा बेसिक नेचर का होगा यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। सो अब उसके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, ये देखो, अगर तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जो है किसकी, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं AO और H है, ठीक है, अगर तो मेरे पास इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू A और O, तब ये मेरे पास कैसा होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा, मोर पोलर, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो इट मीन्स ये क्या देगा मुझे सोल्यूशन में, AO प्लस H प्लस देगा, तो मीन्स ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्या यही चीज यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अगर मेरा OH का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा OA के डिफरेंस से, कौन सा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का, तब ये कैसा शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि H प्लस रिलीज करेगा वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसका रिवर्स, ठीक है, कि अब मेरे पास जो डिफरेंस है, AO का डिफरेंस मेरे पास ज्यादा आ रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू OH की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस, तब मेरे पास AOH जो होगा ये किस तरह से शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा, क्योंकि अब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो OH देगा सॉल्यूशन में,
क्या ये चीज क्लियर है आपको? अब देखो क्वेश्चन क्या है, मुझे देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है कि किसकी ज्यादा होगी। सो मीन्स मुझे एसिडिक नेचर देखना है, तो एसिडिक नेचर के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है O और H का, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए। सो चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट देखो मेरे पास हाइड्रोजन, D के लिए मेरे पास डिफरेंस कितना है 2.8 का है, और B के लिए मेरे पास कितना है 2.6 का। चलिए सो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। सो मान लो आपके पास क्या है DOH और है आपके पास एक BOH। D के लिए मेरे पास कितना है 2.8 का है, और यहाँ पर B के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, B के लिए कितना है 2.6 होगा, B के लिए है 2.6, ठीक है। सो यहाँ पर है 2.6। अब यहाँ पर 3.5 होता है ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए होता है 2.1, सेम यहाँ पर। अब डिफरेंस देख लो, डिफरेंस निकालते हैं। तो OH के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1.4, और DO के बीच का डिफरेंस होगा 0.7, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 0.9, और यहाँ पर है 1.4। सो देख लो कौन सा डिफरेंस ज्यादा है। 1.4 का डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ज्यादा है। इट मींस ये वाला जो बॉन्ड है मेरे पास, ये मेरे पास है मोर पोलर। सो अगर ये मोर पोलर है तो ये यहाँ से ब्रेक होगा। सो ये यहाँ से ब्रेक होगा, H+ मुझे मिल रहा है, तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, इट मींस ये वाला, ठीक है। सो अब मुझे ये देखना है कि इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मींस यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका B ऑप्शन, क्योंकि HDO का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा HBO से। अब दूसरा हमारे पास क्या है AOH और COH। A के लिए मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 1.8 है, और C के लिए 1.6 है। चलिए ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ओके, सो AOH और दूसरा मेरे पास था COH। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो 2.1, 3.5, यहाँ पर भी 3.5, और A के लिए मेरे पास थी 1.8 और C के लिए थी 1.6। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास गिवन थी। अब आपको चेक करना है डिफरेंस। सो देखो यहाँ पर तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.4 का डिफरेंस आ जाएगा। 1.6 को मैंने माइनस किया 3.5 से, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा। सो आप करोगे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ओके, सो 0. सो यहाँ पर मेरे 1. अरे कितना होगा डिफरेंस, मेरे पास 1.9 डिफरेंस होगा, 1.9 का मेरे पास डिफरेंस आएगा। अब अगर मैं ऊपर देखूं तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.8 को मुझे माइनस करना है किससे 3.5 से, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 15 से 8 माइनस किया तो यहाँ पर हो गया 7, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1। सो 1.7 मेरे पास होगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब चेक करो यहाँ पर डिफरेंस है 1.4 का, ज्यादा जो डिफरेंस है वो किस में आ रहा है, ये वाले बॉन्ड में आ रहा है, तो मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है अब ये ज्यादा पोलर है, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो मुझे सॉल्यूशन में OH मिलेगा। ओके, सो यहाँ से मुझे मिलेगा OH। अब इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये तो पता चल गया कि ये बेसिक है। अब ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम थी, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। तो सिंपली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है, वहां से आपको चेक करना है कि कौन सा बेसिक नेचर का है, कौन सा एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ से आपका आंसर बन रहा है A ऑप्शन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके बेस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो पैराग्राफ मेरे पास गिवन है कि मेरे पास जो सिंपल सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं और आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब उन आयन के साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, केटाइन और एनाइन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और उस टाइम क्या होगा, केटाइन और एनाइन के साथ जो वो इंटरेक्ट करेगा तो वहां पर कुछ रेडियस फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो X केटाइन बना और Y एनाइन बना, तो वाटर का मॉलिक्यूल इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं,
तो अब यहाँ पर जो रेडियस बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस बोलेंगे। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, ठीक है, कितनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी और हाइड्रेटेड रेडियस कितना होगा, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस जो है ये डिपेंड करेगा साइज पर, आयन के चार्ज पर और साइज पर। चार्ज पर करेगा डायरेक्टली, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा हाइड्रेटेड रेडियस फॉर्म होगा। ओके, सो अगर जो मेरे पास साइज है उस पर करेगा इनवर्सली, ठीक है। अगर साइज बड़ा हुआ, ठीक है, आयन का, तो वहां पर वाटर जो है उतना इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वहां से न्यूक्लियस और मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस यहाँ पर है और उसके अराउंड शेल बने हुए हैं, अब उसका रेडियस इतना है, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे वहां पर इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो वहां पर बहुत कम इंटरेक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तब वहां पर हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या बनेगा, कम बनेगा। अगर हाइड्रेटेड रेडियस कम बन रहे हैं, मीन्स वाटर की इंटरेक्शन कम हो रही है, तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, कम होगी। सो इट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेटेड एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी हाइड्रेटेड रेडियस पर। अब क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, कि कितनी हाइड्रेशन होगी। सो मेरे पास जो गिवन है आयन, क्या है, कैटायन गिवन है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि चार्ज जो होगा वो मेरे पास डोमिनेट फैक्टर होगा। तो अभी मेरे पास चार्ज कितना है, +3 का चार्ज है, ठीक है। जिसपे +3 का चार्ज है उसमें हाइड्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्ज मेरे पास डोमिनेटेड फैक्टर रहता है, तो चार्ज आप देख ली किसमें ज्यादा है, एल्यूमिनियम के पास ज्यादा है, तो इसमें हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। सो हाइड्रेशन एनर्जी हमने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेटेड रेडियस पर। सो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेटेड रेडियस पर, और ये चार्ज और साइज पर। सो अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया उसमें जो एग्जैक्ट आंसर था वही इसका होगा, ठीक है। सो चार्ज से चेक करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस, ओके, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस। अब हाइड्रेटेड रेडियस का साइज, जिसपे जितना चार्ज है उतना वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा, उतना बड़ा उसका रेडियस बनेगा, मतलब हाइड्रेटेड साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इट मीन्स वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है। तो चार्ज मेरे पास किस पे ज्यादा है, एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। सो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ आयनिक मूवेबिलिटी। सो आयनिक मूवेबिलिटी मीन्स मूव करने की टेंडेंसी। अब जिसका रेडियस बड़ा होगा उसको मूव करने में भी दिक्कत आएगी, और जिसका साइज स्मॉल है वो क्या करेगा, इजिली क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। अब आयनिक मोबिलिटी हम वाटर में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स वहां पर यहाँ पर मुझे जो रेडियस देखना है, ठीक है, वो कौन सा देखूंगी, हाइड्रेटेड रेडियस। सो आयनिक मोबिलिटी जो आपके पास रहेगी आयंस की, ये डिपेंड करेगी इनवर्सली हाइड्रेटेड रेडियस पर। जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब हाइड्रेटेड रेडियस किसका ज्यादा था, जिसपे चार्ज ज्यादा था, इट मींस उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सबसे कम इसकी, देन इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, जिसपे चार्ज कम था उसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो मेरे पास एलिमेंट गिवन है और हमें बताना है कि उसमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कितना होगा। सो फर्स्ट है मेरे पास सिलिकॉन। सो सिलिकॉन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 14। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। चलिए सो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो होगी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी है, 3 है, तो ये मुझे बताएगी पीरियड नंबर। सो मेरे पास पीरियड नंबर 3 आ चुका है। अब बचा है ग्रुप नंबर। सो ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पीरियोडिक टेबल याद करो। सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट, देन डी ब्लॉक, देन मेरे पास आता है पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, देन 10 इलेक्ट्रॉन किसके, डी के। इनको पार कर कर हम पहुंच गए पी पर, और पी के कितने इलेक्ट्रॉन, पी में है 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 +
10 + 2 किया तो मेरे पास कितना आ गया 14। सो इट मीन्स यहाँ पर ग्रुप नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर मेरे पास आ जाएगा 14। क्या ऐसी ऑप्शन है मेरे पास सिलिकॉन के लिए? ओके, सो ये मेरे पास हो गया 2, ठीक है, ग्रुप नंबर 3rd। और चलिए ठीक है, अब बात करते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 21, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d, 3d में कितना 1। सो अब यहाँ पर वही चीज, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी है 4 है, तो पीरियड नंबर मेरे पास 4 होगा। और ग्रुप नंबर की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर मेरे पास होगा 3, 2 इलेक्ट्रॉन s के और 1 d का, तो ये हो जाएगा स्कैंडियम के लिए 1। अब बचा है गैलियम और थैलियम। अब देखो ये कौन सी फैमिली के मेंबर है, बोरोन फैमिली के मेंबर है। ठीक है, अब बोरोन फैमिली की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है ns2 np1। सो मीन्स यहाँ पर अगर मैं ग्रुप नंबर की बात करूं तो 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन s के, 10 d के और 1 इलेक्ट्रॉन p का, तो कितना आ रहा है ग्रुप नंबर, कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, सो दोनों का ग्रुप नंबर कितना आ गया 13। अब बात कर लेते हैं पीरियड के लिए। सो देखो पीरियड के लिए मेरे पास यहाँ पर होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सो बी मेरा बोरोन करता है सेकेंड पीरियड को, एल्यूमिनियम 3rd, गैलियम 4th को करेगा। सो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा 4s2 4p1। तो यहाँ पर गैलियम के लिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और थैलियम के लिए क्या आ जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, सो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर 5th हुआ और ये मेरे पास 6 पीरियड का एलिमेंट बन रहा है। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ से ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस गिवन है और उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा एक्सोथर्मिक है, किसकी इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी नेगेटिव है और किसकी पॉजिटिव। सो चलिए फर्स्ट प्रोसेस है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वहां से क्या बना O-। सो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। सो इट मीन्स ये प्रोसेस मेरे पास होगा एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है मीन्स इसकी इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी कैसी होगी नेगेटिव। सो एक इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। अब दूसरा प्रोसेस है कि आपने ऑक्सीजन में पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, उसके बाद दूसरा और करवा रहे हो। ठीक है, अब जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी पहले इलेक्ट्रॉन आने से। तो जो नया अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा रिपल्शन फील करेगा बाकी जो पहले के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसलिए मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक और यहाँ पर होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। अब देखिए नेक्स्ट है सोडियम। सो सोडियम में आपने क्या किया इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। सो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया मींस आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी तो मुझे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा एंडोथर्मिक। ओके, सो नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम में हमने क्या किया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और मैग्नीशियम फॉर्म हुआ मैग्नीशियम प्लस में। सो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इट मींस यहाँ पर एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। सो एनर्जी रिलीज हो रही है तो इट मींस इसके लिए इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी कैसी होगी नेगेटिव और प्रोसेस मेरे पास होगा एक्सोथर्मिक। सो यहाँ से आपका आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव के लिए मेरे पास रहता है Q। ओके, और एक्सो के लिए R। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, एलिमेंट गिवन है और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी किस एलिमेंट के साथ मैच कर रही है। सो क्लोरीन है। सो क्लोरीन के लिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है वो जो अच्छी मैच कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर होगी कि क्लोरीन जो होगा उसका हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब उसका रीजन क्या होता है। सो क्लोरीन है मेरे पास और फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी जो होगी ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव होती है क्लोरीन की। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 3s2 3p5 और यहाँ पर 3d के वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन की होती है 2s2 2p5। अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा ठीक है फ्लोरीन में वहां पर उसके लिए आने के लिए सिर्फ एक ही जगह है 2p में। ठीक है, और वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां पर उसको रिपल्शन फील होगा। तो हमें
वहां पर उसकी जो इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी होगी वो उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी जितना क्लोरीन की होगी, क्योंकि एक तो क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, दूसरा उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्लोरीन के लिए हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी होगी, तो इसके लिए क्या हो गया Q। और फ्लोरीन के लिए मेरे पास क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कॉपर आपके पास क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। और हीलियम बचा, अब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, सो 1s2 मीन्स यहाँ पर इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो हीलियम के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लिए Q हो गया, ठीक है। सो A के लिए मेरे पास हो गया Q, और B के लिए मेरे पास कितना हो गया, R हो गया, और C के लिए मेरे पास हो जाएगा P, और लास्ट आपका बच्चा D, सो D के लिए हो जाएगा S।